अपने पिता को याद करते हुए, और सदा ही उनकी स्मृति मन में इस तरह बसी रहती थी कि उनके ऊपर कविता लिखने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें याद करते हुए प्रस्तुत है एक कविता स्मृति लोक में। वही गगन है, वही गगन है, कृष्ण वर्णी मेघों से घिरा वही गगन है। वही धरा है विस्तीर्ण, वही धरा है विस्तीर्ण, सघन वृक्षों की ग्रीवा गर्व से तनी है। वही गगन है, कृष्ण वर्णी मेघों से घिरा, फूलों की गमक से उन्मत्त लोगों का आना जाना, हवाओं संग बहने का जुनून, नीली झील के शांत जल में छलांग लगाना और अनुत्तरित ही लौट आना, उलझती दृष्टियां, सब वही वैसा ही है। बादलों संग चलता है चांद, बीच बीच में ठिठकता है। बादलों संग चलता चांद बीच बीच में ठिठकता है, खो जाता है वैसे ही, खो जाता है वैसे ही। रात भर चांद को ढूंढती हैं प्रतीक्षारत स्त्रियां वैसे ही। रात भर चांद को ढूंढती हैं प्रतीक्षारत स्त्रियां वैसे ही। वही घर है, वही घर है अलसाई दोपहर सा, वही घर है अलसाई दोपहर सा, सूना उदास वैसा ही। आते जाते हैं लोग वहां वैसे ही, बातें अनिर्णित, बहसें बेहिसाब, असहमतियां उतनी ही, सब वही वैसा ही। बस जो नहीं रहता वैसा का वैसा, बस जो नहीं रहता वैसा का वैसा, जैसा था उल्लसित आह्लाद भरा वो अंतर्मन है। सब वही वैसा ही, बस जो नहीं रहता वैसा का वैसा, जैसा था उल्लसित आह्लाद भरा वो अंतर्मन है। अधीर, आकुल, रुआसा, खोया खोया सा, डूबा डूबा सा, एकालाप करता है, बचने की कोशिश नहीं करता, यादों में घर बसाता है। कितने ही खोल दो खिड़कियां दरवाजे, कितने ही खोल दो खिड़कियां दरवाजे, रहता है वहीं स्मृति लोक में झांकता हुआ, नाम लिखता है अपना वहीं वहीं वैसे ही। एक दूसरी कविता है पिता का कथन। पिता बैठे हैं जलधारा के साथ, स्मृतियों का प्रत्याख्यान होता है। पिता बैठे हैं जलधारा के साथ, स्मृतियों का प्रत्याख्यान होता है। वे कहते हैं हम बहुत भीगते थे। वे कहने लगे। पिता का कथन किसी दृश्य चित्र में रंगों के साथ फैलता है। हम बहुत भीगते थे। वे दूर कहीं देखते हैं, स्मृति फिर लौटती है। वे दूर कहीं देखते हैं, स्मृति फिर लौटती है। हमारी माँ वर्षा ऋतु की पहली बारिश में धकेलती थी हमें, जाओ भीगो, गीत गाओ, नृत्य करो, सारे शोक मिटेंगे, रोग दूर भागेंगे। हमारी माँ वर्षा की पहली बारिश में ढकेलती थी हमें, जाओ भीगो, गीत गाओ, नृत्य करो, सारे शोक मिटेंगे, रोग दूर भागेंगे। वह अपनी धारणा पर अटल रहती थी। वर्षों तक इसी टेर पर चलते रहे हम। पिता के पास बहुत सी कहानियां हैं ऋतुओं की। वर्षा काल में पिता ने फिर कहा, वर्षा काल में पिता ने फिर कहा, नानी का गांव जलमग्न रहता था। उफनती नदियां, डरावनी रातें, पिता का स्वर उदास क्लांत था। बहुत देर तक सांसों का आरोह अवरोह चलता रहा। स्मृतियां बह चली। घर टपकता था नानी का। टूटी छतरी के नीचे सारे खतरे झेलते थे हम। पक्के घर कहीं नहीं थे गांव में। सांझ भी ढल गई थी। जलधारा में कालीमा घुलने लगी। असमाप्त कहानी में सहसा चमक आ गई। नानी हार नहीं मानती थी। तब जबकि जलाशयों का उफनता ज्वार घरों में घुस जाता था, वर्षांत के विदा होते बादलों से नानी फिर आने का आग्रह करती थी। बादल रूठ जाएं, खुशियां मुंह फेर लेती हैं। सूखा, भुखमरी, तबाही। नानी ने हाथ जोड़े, हे इंद्र देवता, बरसते रहना, हे बादलों, ऐसे ही आते जाते रहना। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कवि में और पिता में क्या अंतर है या अंतर नहीं है, क्या साम्य है या कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी के सामने इस बात को बड़े गर्व से ये कहना चाहती हूँ, उन्हें उनकी स्मृति को नमन करते हुए और उन्हें बहुत शिद्दत से याद करते हुए, कि वो ये कहा करते थे कि मैं साहित्य की स्वायत्तता में
या ऐसा कहूँ कि साहित्य कोई और दूसरी दुनिया रच देगा, वो ऐसा नहीं मानते थे। और वो ये कहते थे कि एक व्यक्ति तभी सफल कवि हो सकता है जब वो एक सहृदय मनुष्य है, सहृदय व्यक्ति है। और उनका ये जो कथन है, जिसमें वे ये कहते थे कि कविता जो है वो उसी तरह से हित कर सकती है जैसे गंगा का जल करता है। और उनका ये कथन मुझे बड़ी बड़े दिनों तक, क्या वर्षों तक, क्या पूरे जीवन भर याद रहेगा। और अपनी स्वयं की जीवन यात्रा का भी ये एक ऐसा सूत्र मैंने पकड़ा था कि वो ये कहते थे कि हित करना कविता का धर्म है। और वो हित कैसे कर सकती है, और हम जीवन में और कविता में कौन सा पक्ष चुनें। पक्ष यानी दो पक्ष हैं, एक समृद्धि पक्ष है और दूसरा अभाव का पक्ष है। तो वो ये कहते थे कि मैंने अपनी कविता के लिए और कविता को मनुष्य से जोड़ने के लिए और कविता को समाज से जोड़ने के लिए मैंने उसके अभाव पक्ष को चुना था। वो चयन जो हमें उनकी दैनिक चर्या में भी दिखाई देता था। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने अपनी कविता को अपने मोहल्ले की कविता बनाया, अपने पड़ोस की कविता बनाया। और मतलब एक ऐसा सृजन जो ऐसा लगता है कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हमारे बिल्कुल करीब है, हमें जैसे हमें जीवन की नित नई प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने जिस दिन वो अनायास अपनी इस बहुत प्रिय दुनिया को, जिससे उनको बहुत लगाव था, बहुत मोह था, और वो ये कहते थे कि, और मैंने जैसे कि एक कविता में, अपनी कविता में भी इस पंक्ति को लिखा था कि मृत्यु अपरिहार्य थी, उसको आना था तो वो आई, और उस मृत्यु ने उनको घेर लिया, ये एक अलग बात थी। लेकिन वो इतने अपने जीवन में और अपने सरोकारों के साथ में रचे बसे हुए थे कि उससे वो विलग हो ही नहीं पाए। अपने मतलब जीवन के अंतिम दिन में भी उन्होंने, आश्चर्य की बात है कि 92 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने अपनी जो अंतिम कविता लिखी थी वो एकदम पड़ोस की बच्चियों पर लिखी थी। और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली जो पड़ोस होता है वो कविता का विषय कैसे बन जाता है। और उसमें इतने सारे तत्व थे। जब गौर से मैं उस कविता को मैंने एक बार, दो बार, कई बार पढ़ा, क्योंकि वो उनकी अंतिम कविता थी, तो उन्होंने उसमें एक सामाजिक मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने ये कहा कि आज जो लड़कियां हैं, जो जिनको हम गुनगुन माही कह के पुकार लेते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वे खुद ही इस बात का विद्रोह कर देंगी और वे इससे नकार, वो कहेंगी कि हमको आप इन गुनगुन और माही नामों से मत पुकारिए, क्योंकि ये तो हमारे घर के नाम हैं। हम अब बड़ी हो गई हैं, हमारा वर्ग आभिजात्य वर्ग हो गया है, हमारे जो भाषा है, हमारी भूषा है, हमारे सोचने के तौर तरीके हैं, हमारा परिवेश है, वो सब कुछ बदल गया है। और अब हम वो गुनगुन माही नहीं रहे। कुछ वर्षों बाद वो लड़कियां, वही लड़कियां हमसे ये कहेंगी कि हमें आप हमारे फॉर्मल नाम से पुकारिए, जो हमारे जीवन की जो औपचारिकताएं हैं उनको शामिल करिए। तो ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन भी उनकी जिस कविता में, जिस तरह से उनकी कविताओं में आता था, और वो बहुत अपने समय में बहुत आधुनिक रहे हैं। और वो जिस तरह से वो नए शब्द की व्याख्या करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि कविता में और साहित्य में और आलोचना में जो नया शब्द आया था, उसकी उन्होंने बड़ी अच्छी सी व्याख्या की। और वो व्याख्या केवल साहित्य नहीं, वो जीवन में भी उतारी जा सकती है। जब वो ये कहते हैं कि जब सब कुछ छोड़ देने की भूमिका बन जाती है और जब नया अपनाने का मन करता है, तो वो नया क्या हो सकता है? एक ऐसी भाषा हो सकती है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती है, और ये एक सेतु का काम करता है। जब भी समाज में और जीवन में कोई नया आता है, वो एक सेतु होता है
क्योंकि वही बात वो ये कहते थे कि जैसे जीवन एकांगी नहीं चल सकता, वैसे ही साहित्य भी नहीं चल सकता है। तो साहित्य में समाजशास्त्र भी है और साहित्य में इतिहास भी है। तो जितने भी रस हैं और जितने भी रंग हैं, वे सब साहित्य में भी होने चाहिए और वे सब जीवन में भी होने चाहिए। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए, या कहूँ कि अपनी बात को पूरी करते हुए, ये बात मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक कविता जो करुणा का अर्थ उन्होंने एक कविता लिखी थी, और एक जिसमें वो अंततः माँ को ही सर्वोपरि घोषित करते हैं कि जो बात कोई नहीं बता सकता और जो करुणा का अर्थ कोई नहीं बता सकता, वो केवल माँ बता सकती है। तो उनकी इस व्यापकता और उदारता को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार।